बच्चों, यथार्थ को अंतिम सत्य के रूप में ओढ़कर जो अपने को विवश मान बैठ सकता है वही तो असमर्थ है। पर जिसने स्वप्न के सत्य के दर्शन किए वह यथार्थ की विकटता से कैसे निरुत्साहित हो सकता है। यह पंक्तियां हैं जैनेन्द्र कुमार जी की, जिनके लिखे निबंध बाजार दर्शन को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम जैनेन्द्र जी के बारे में सामान्य जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि किसी भी लेखक या कवि के जीवन परिचय को जाने बिना, उनके साहित्यिक अवदान को जाने बिना, उनकी विचारधारा को जाने बिना हम उनके द्वारा रचे गए किसी भी साहित्य की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी सन 1905 में अलीगढ़ के कौड़ियागंज गांव में हुआ। इनकी मुख्य देन उपन्यास तथा कहानी है। एक साहित्यिक विचारक के रूप में भी इनका स्थान मान्य है। इनके जन्म के बाद 2 वर्ष बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनकी माता एवं इनके मामा ने इनका पालन पोषण किया। इनके बारे में कहा जाता है कि ये अपने पथ के अनूठे अन्वेषक थे। उन्होंने प्रेमचंद के सामाजिक यथार्थ के मार्ग को नहीं अपनाया, जो अपने आप एक राजमार्ग था, अपने समय का एक राजमार्ग था। लेकिन वे प्रेमचंद के विलोम नहीं थे, जैसा कि बहुत से समीक्षक सिद्ध करते रहते हैं कि वे प्रेमचंद के पूरक थे। प्रेमचंद और जैनेन्द्र को साथ साथ रखकर ही जीवन और इतिहास को उसकी समग्रता के साथ समझा जा सकता है। जैनेन्द्र का सबसे बड़ा योगदान हिंदी गद्य के निर्माण में था। भाषा के स्तर पर जैनेन्द्र द्वारा की गई तोड़फोड़ ने हिंदी को तराशने का अभूतपूर्व काम किया। जैनेन्द्र का गद्य न होता तो अज्ञेय का गद्य संभव न होता। हिंदी कहानी ने प्रयोगशीलता का पहला पाठ जैनेन्द्र से ही सीखा। जैनेन्द्र ने हिंदी को एक पारदर्शी भाषा और भंगिमा दी, एक नया तेवर दिया, एक नया सिंटेक्स दिया। आज के हिंदी गद्य पर जैनेन्द्र की अमिट छाप है। आइए अब हम लोग बाजार दर्शन पाठ के सारांश को समझें। इस पाठ को आपको अच्छे ढंग से पढ़ना है। मूल पाठ को, मूल निबंध को बिना पढ़े बातें अधूरी रह जाएंगी, इसलिए इसे गंभीरता से पढ़ें। बाजार दर्शन पाठ में लेखक ने उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद पर गहरी चर्चा की है। पाठ के आरंभ में ये लेखक के एक मित्र कोई मामूली सा सामान लेने बाजार गए, लेकिन वहाँ से ढेर सारे बंडल खरीद कर ले आए। और जब पूछा गया कि यह क्या किया आपने, तो अपने पत्नी पर दोष लगाने लगे। अब लेखक को ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह पैसे की गर्मी है। पैसा पावर है, उसे दिखाने के लिए हम
मकान, बंगले, बैंक बैलेंस, ये सब जुटाते रहते हैं, इकट्ठा करते रहते हैं। लोग बाजार ज़रूरत के हिसाब से जाते हैं। कुछ खरीदना होता है तो ही वो बाजार जाते हैं, और परचेज पावर देखकर जाते हैं। बाजार लोगों को आमंत्रित करता है कि आओ खरीदो। बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके पास काफ़ी सामान नहीं है, बाजार में कितना सारा सामान है और मेरे पास इतना थोड़ा। तो लेखक के एक और मित्र बाजार गए, शाम को खाली हाथ लौट कर आए और पूछने पर बताया उन्होंने कि बाजार में सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं हो पाया। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना। अब मित्र कुछ छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ नहीं ले आया। अब देखिए लेखक की सोच क्या है कि बाजार में जादू है। यह तभी असर करता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। बात को समझिएगा, जेब भरी हो और मन खाली हो तो ये बाजार का जादू जो है व्यक्ति के ऊपर असर करता है। तो ऐसी हालत में जादू का असर होता है और सभी सामान ज़रूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। बाजार में जितनी भी चीज़ें हैं वो सब की सब हमें लगता है बहुत आरामदायक है, बहुत ज़रूरी है, इनको सब खरीद लेना चाहिए। लेकिन जब जादू का असर खत्म होता है तब फैंसी चीज़ें जीवन में खलल डालने लगती हैं। बाजार के आकर्षण से बचने का एक ही उपाय है कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो। जब ज़रूरत हो, किसी वस्तु की आवश्यकता हो, तभी बाजार जाओ। सिर्फ खाली मन से बाजार में जाकर इच्छा के अधीन वस्तुओं को मत खरीदो। इस प्रकार मनमानेपन की छूट नहीं देनी चाहिए। अब देखिए लेखक के पड़ोस में एक भगत जी रहते हैं। आप कहानी पढ़ेंगे तो आपको एक पात्र मिलेंगे, बड़े अच्छे हैं ये। वे चूरन बेचने का काम करते हैं। वे एक दिन में चूरन बेचकर 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाते हैं। अब 6 आने के बाद वे चूरन बच्चों को मुफ्त बांट देते हैं। उनके अंदर तृष्णा और संचय की प्रवृत्ति नहीं है। तृष्णा यानी चाहत। बिके हुए पैसों से वे बाजार जाकर जीरा और नमक खरीदते हैं। उन्हें पता है कि उनकी क्या आवश्यकता है, इसलिए उन पर बाजार का जादू नहीं चलता। रास्ते में फैंसी दुकानें हों, चांदनी बिछी हो, लेकिन वे अपनी ज़रूरत का सामान ही खरीदते हैं। वे वास्तव में बाजार का कल्याण करते हैं, अपनी परचेजिंग पावर का दम नहीं भरते हैं। देखिए लेखक की सोच यह है कि बाजार को वही सार्थकता दे पाता है जो अपनी ज़रूरत को पहचानता हो, बाजारूपन से दूर रहता हो, कपट को बढ़ावा नहीं देता है, जो सद्भाव घटाते हैं, सद्भाव नष्ट होने पर ग्राहक और बेचक रह जाते हैं, एक दूसरे को ठगने की घात में रहते हैं। बाजार में शोषण होने लगा है। और जब बाजार में शोषण होने लगता है तब कपट सफल हो जाता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसा बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और ऐसे बाजार का जो पोषण करते हैं वह अर्थशास्त्र नहीं, अनीति शास्त्र है। निष्कर्ष रूप में हम यह कह सकते हैं कि लेखक प्रकारांतर से हमें अपने श्रम से कमाए गए
पैसों के सदुपयोग का संदेश देता है। हमारे पास पैसा है, इसका क्या मतलब है? हम पूरा बाजार अपने घर ले आए हैं, क्या ज़रूरत है इन सब बातों की? जिन चीज़ों की ज़रूरत है वहाँ तो पैसा खर्च करना है। अब देखिए, 3 तरह के उदाहरण दिए गए थे यहाँ पर, 3 तरह के पात्र हमारे सम्मुख आए। एक है जो कि बाजार जाता है थोड़े सामान के लिए और ढेर सारे बंडल लेके आता है, और पूछने पर कि ये क्या किया भाई, गए तो आप ये सामान लेने, आप लेके चले आए इतना ढेर सारा, तो उन्होंने पत्नी के ऊपर सारा का सारा दोष मढ़ दिया। दूसरे हैं गए वहाँ पे खरीदने के लिए कुछ ज़रूरी सामान, लेकिन वो कुछ भी नहीं खरीद के लाए। पूछा गया क्यों? क्योंकि उनको लगा कि एक सामान खरीदेंगे तो लगेगा हम पूरा बाजार छोड़ के चले आए। वो पूरा बाजार लाना चाहते थे, इसलिए कुछ नहीं खरीदा। ये भी गलत है भाई। जो ज़रूरत का सामान आपको खरीदना था वो तो आपको खरीदना ही था, खरीदना चाहिए था, क्यों नहीं खरीदा? पहले वाले गए तो ढेर सारा लेके आए जो नहीं खरीदना चाहिए था। दूसरे वाले गए जो कि जिनको थोड़ा बहुत सामान खरीदना था तो वो नहीं खरीद पाए और चले आए। और तीसरे हैं भगत जी, चूरन वाले, उनका सिस्टम सही है। 6 आने का चूरन 6 आने कमाने के बाद वे चूरन बच्चों को मुफ्त बांट देते हैं, क्योंकि वो उनके अंदर संचय की प्रवृत्ति नहीं है, वो संचयी नहीं है। वो अपने ज़रूरत की चीज़ों के हिसाब से काम करते हैं। अत्यधिक कमा करके वो उसमें पूरी तरह से लिप्त नहीं होना चाहते हैं। ढेर सारा पैसा, यही होता है, ढेर सारा पैसा आएगा तो हम ढेर सारी चीज़ों को खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे, गैर ज़रूरी चीज़ों को खरीदने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो एनसीईआरटी के द्वारा अगर यह पाठ आपकी पाठ्यपुस्तक में रखा गया है तो यही सोच के रखा गया है कि आप इन चीज़ों को भली भांति समझें, जानें और अपने व्यक्तित्व में इन चीज़ों को आरोपित करें। खास तौर पर के आप लोगों की उम्र में होता है कि हमको ये वाला मोबाइल चाहिए पापा, वो वाला मोबाइल चाहिए पापा। ज़रूरत देखिए आपकी ज़रूरत क्या है, किसको दिखाना है कि आपके पास आईफोन है। और जिस उम्र में आप हैं, मान लीजिए आपके पास आईफोन है, तो आप ये सोचते क्यों नहीं है कि सामने वाला ये देखेगा कि अरे अपने पापा के पैसे से आईफोन लेके घूम रहा है, अभी इसके पास क्या है। अरे 10,000 रुपये या 15,000 रुपये का भी मोबाइल है तो वो ठीक ठाक काम करता है। ज़रूरी नहीं कि हम 65,000 70,000 का कोई फ़ोन खरीदने जाएं। ये पैसे का दुरुपयोग है सिर्फ। जो हमको लगे कि नहीं उस फ़ोन के बिना हमारा काम नहीं चल रहा है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत ढेर सारे काम आपके उसी से हो रहे हैं, तो खरीदिए।